अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने जो आज बात करनी है वो एसईओ के बारे में करनी है। और एआई कैसे इम्पेक्ट कर रही है। एआई अच्छी है एसईओ के लिए या नहीं है? कि एआई की वजह से एसईओ डेड हो गई है। ठीक है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपको किस चीज ने मेडिकल से एससीओ की तरफ आने में मजबूर किया था कि आप मेडिकल छोड़ के एससीओ में आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत इंटरेस्टिंग एक बैकग्राउंड है इस चीज का कि फ्यू इयर्स अगो मैंने अपने आई लॉस्ट माय फादर आफ्टर कोविड, सो आई जस्ट ज्वाइनिंग अ कंपनी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, जहां मेरी मुलाकात भाई अली से हुई, जो इस टाइम एआरजी होस्ट के ऑनर हैं, सीईओ हैं। जहां से ये मेरा एक जो है वो इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ एसईओ की तरफ। तो सही। मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था कि मेरी मेडिकल डिग्री भी है और साथ मुझे जॉब में भी पूरा टाइम देना है। तो ये एक बड़ी मेरे लिए चैलेंज फेस थी, लेकिन एक चीज थी कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था एसईओ में, क्योंकि मैं यकदम कंटेंट और कीवर्ड रिसर्च और इन चीजों के साथ एंगेज हो गई थी। और बी बीइंग ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे आई नो एसईओ मोर देन माय डिग्री, कि मैं डिग्री के बारे में उतना नहीं जानती जितना मैं अब एसईओ के बारे में जानती हूँ। यानी हम तो ये ये एक सफर मेरा बहुत यूनिक रहा, जो बहुत एक मेमोरेबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भी आप एससीओ के डॉक्टर हैं, वैसे डॉक्टर नहीं है। कहा कहा जा सकता है, कहा जा सकता ठीक हो गया। आपका जो इंट्रोडक्शन था वो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग था। और जिनका नाम लिया है अली अली रजा भाई, मैं भी उनको बड़ी इसी तरह जानता हूँ। है। अच्छे ही इज द बंद। बिगेस्ट श्योर ऑफ मी कि आज मैं जहां हूं उन्हीं की वजह से। ओके। मेंटोर तो वो मेरे भी हैं, लेकिन बिग पहले नहीं है पहला कोई और है। और हमने उन्हें भी रिक्वेस्ट की हुई है कि सर टाइम दे, कितने दे देंगे टाइम। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस फील्ड में बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, बहुत सारी नई चीजें आ रही होती हैं एआई की वजह से। और वो गूगल की अपडेट्स की वजह से, एआई मॉडल्स की वजह से, जैसे कि चैट जीपीटी। इसमें कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज है जिसने आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया कि आपने अब एसईओ ही करनी है? होता है ना अभी, बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, या बंदे को डाटा एनालाइज करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी चीजों में कौन सी ऐसी चीजें जो जिन्होंने आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया? जो मेरा ओपिनियन है इस टाइम ना, एआई एसयू भी एआई की तरफ ही बढ़ा है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादा एलएलएम पर ही हमें दिखती है। उनको सही। कोई भी चीज सर्च करनी होती है, वो अब गूगल नहीं करते, वो सीधा चैट जीपीटी पे जाते हैं। इवन कि उनको अपने मूड्स भी चेक करने होते हैं तो वो चैट जीपीटी से बात कर रहे होते हैं। सही। ठीक है, ये एक बड़ा क्रिएटिव चीज है कि हम जो है हमारी ऑडियंस हर चीज का अपना जो है वो चैट जीपीटी से ले रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप जब एसईओ की तरफ आते हैं तो डेटा डेटा एनालिसिस सबसे पहले आपके पास आता है। सही। आप कंपिटिटर्स को देखते हैं कि कौन सा हमारा ज्यादा अच्छा वो कर रहे हैं, ऐसा कौन सा तरीका वो देख रहे हैं कि हम लैग कर रहे हैं उन चीजों में। तो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप जो है वो क्रिएटिव बनते जाते हैं, कुछ नई चीजें आती हैं, जैसे एल्गोरिथम्स चेंज होते हैं गूगल के आए दिन। तो जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो ये एक चीज चेक एंड बैलेंस, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे लगता है। अब रिसेंटली भी एक गूगल की अपडेट आई है जिसने ऐसे ही है, बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो रो रहे हैं कि उनकी जो है वो 70% टू 50% जो है वो उनकी रैंकिंग डाउन हुई है। और बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस अपडेट में जिंदा भी जो मुद्दे थे वो भी जिंदा हुए हैं। वो क्यों हुए बस ऐसे हैं? है। वो क्यों हुए हैं? जिन लोगों ने 2021 या पहले वो अच्छा काम किया है ना, ठीक है, वो उनके इम्प्रेशन, उनकी क्लिक्स बहुत ज्यादा हुई हैं। और जिन लोगों ने एआई कंटेंट और इस तरह चीजें, यानी जो अमूमन एआई से कंटेंट उठा कर डायरेक्ट पेश कर देते हैं,
उनको गूगल ने बहुत हिट किया। नहीं, यहाँ पे तो हमारी ऑडियंस काफी मिस्टेक करती है कि वो कहती है कि एआई से ही हम सब कुछ करवा रहे हैं। हम्म। समटाइम एआई भी हमें गलत चीजें दे देता है अगर हम उसकी क्रॉस चेकिंग ना करें तो ये बि- बैलेंस रखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, आज के टाइम में जो बिजनेस ओनर्स हैं या मार्केटिंग करने वाले हैं, आपकी नज़र में वो कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जो उनको रैंक होने में हेल्प, रैंक नहीं करने देते? यानी कोई ऐसी मिस्टेक जो स्पेशली आप नोट करती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को ऑडिट करने में या एनालाइज करते वक्त, कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं लोग? मुझे जहां तक मेरी नॉलेज रही है या मेरी कहने का एनालिसिस रहा है वो ये है कि कीफर स्टफिंग हम्म। लोग यहाँ पे बहुत बुरा गिरते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा है कि उनका सर्च इंटेंट ही बहुत पुअर होता है। आप यूजर को देख ही नहीं रहे कि आपकी ऑडियंस की क्या नीड है। तो ये एक चीज बहुत वैल्यू करती है कि हम टेक्निकल साइड एक चीज पर है, आप उसको एक साइड पे रख दें। ठीक ठीक है, हो गया। लेकिन अगर आप टेक्निकल एसईओ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं तो ये आप बहुत इस जगह पे जाके करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आ जाते हैं लेकिन उनके बहुत पुअर, एक तो उनका कंटेंट ही बहुत पुअर होता है। तो आपको अपने यूजर्स के हिसाब से कि आप उनको जेन्युइन रिजल्ट्स दें जो वो चाह रहे हैं, उनकी डिमांड है। तो वो असल जो है वो आपकी ट्रैफिक जो है वो ड्राइव करता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि जब तक आपका इंटेंट क्लियर नहीं होता तब तक आप यूजर के जो पर्सोना या ऑडियंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देखे ना, एआई है हमारे पास। जी। ठीक है, वो अब एआई और गूगल सेम चीज जो है वो कंडक्ट करता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपका गूगल और है एआई और है, वो दोनों का कनेक्शन सेम रख के उन चीजों को एनालिसिस करता है। ठीक है, जब ठीक हम हो ये गया। समझेंगे ही नहीं कि हमारी ऑडियंस क्या हमसे चाह रही है तो यहाँ पर हम आई थिंक सो मिस्टेक कर जाते हैं। सॉरी। ओके। अच्छा चले, कोई ऐसे 5 स्टेप्स, कोई ऐसे 5 स्टेप जो आप एक वेबसाइट को ऑडिट करते वक्त या एक नए बिजनेस की वेबसाइट को उसकी एसईओ करने वक्त करते हैं? मतलब मेरी प्रायोरिटीज में क्या चीजें आती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप टेक्निकल ऑडिट करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, कीवर्ड रिसर्च आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ऑडियंस जो है वो एक्चुअली वहां तक पहुंच सके। ठीक हो गया। थर्ड वन जो है वो आपका सर्च इंटेंट, कि आपके यूजर्स की नीड के मुताबिक वो चीज आप उनको पहुंचाएं। सही। सेकंड, कंटेंट स्ट्रेटेजी वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सेमेंटिकली भी। ठीक है, कि आप कंटेंट किस तरह अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं। और लास्ट थिंग आई थिंक इंटरनल लिंकिंग और बैक लिंकिंग, इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स रियली गेम चेंजर। अगर आप बहुत सारे बैकलिंक्स ले लेते हैं लेकिन वो हाई क्वालिटी की नहीं है, वो बहुत पुअर है, तो वो आपकी साइट को डाउन ही करेंगे। ओके। यानी ये जो आपने 5 स्टेप्स बताए हैं ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और इसमें लास्ट वाला जो स्टेप बताया ना, बैकलिंक्स वाला, मेरे ख्याल में आप टेक्निकल एसईओ हर फोन पे जैसी सारी करते हैं, लेकिन अगर आप बैकलिंक नहीं ना बनाते तो आप फिर भी रैंक नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप देखें ना, अगर हम ये समझ लें कि हमारा ऑन पेज स्ट्रांग है, हमारा कंटेंट है, यूजर इंटेंट है, वो हमारी चीजें स्ट्रांग जा रही हैं, लेकिन हमारी इंटरनल लिंकिंग ही स्ट्रांग नहीं है, तो हम्म। हम उस चीज को ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। फिर बिल्कुल। आप कंटेंट अच्छा दे लें, आप जो मर्जी उसको कर लें, जब आप अगर ग्रोथ चाहिए तो आपके बैकलिंक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है चैट जीपीटी के बारे में, जो एक एआई टूल के लोगों ने उसको बड़ी चीज बनाया हुआ है। बट सारे काम उसी से करवाने की कोशिश करते हैं। आप उसको किस तरह यूटिलाइज करती हैं अपनी एसईओ करते हुए, या कि सारा काम उसी से करवाते हैं, या एज ए असिस्टेंट के तौर पे यूज कर रही हैं? देखें, जो एआई है ना, अगर उसका हम पॉजिटिव चीज हम्म। देखें तो उसने हमारे घंटे बचा दिए। हमें एक चीज को सर्च करने के लिए घंटों लगते थे,
बिल्कुल। अभी उसने बहुत चीजें हमारे लिए आसान कर दी है, लेकिन हम हर चीज उस पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप अगर आप एसईओ के वाले बंदे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना आइडिया लिखेंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। सही। देन आप एआई से आइडिया ले सकते हैं। हाँ, एआई आपको आइडिया दे सकता है। आप उसे एक आउटलाइन जनरेट करवाएं, उसको अपनी आउटलाइन के साथ जो है वो कंपेयर करें, देखें कि आप आपके पास क्या चीज यूनिक है और उसने आपको क्या दिया। हम्म। ठीक है, क्योंकि समटाइम फैक्ट्स बहुत गलत देते देते हैं हमें एआई। जब हम क्रॉस चेकिंग पर आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही हो गया। तो ये चीज, हाँ, मैं जो है एआई के लिए, हाँ, हेल्प हम जरूर लेते हैं आइडियाज के लिए। बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर चीज हम एआई, फिर भी हमें एक ह्यूमन एक्सपर्ट चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। उसको सारा प्रोसेस को जो है वो मेंटेन करने के लिए हमें फिर भी ह्यूमन ही चाहिए। ओके। अच्छा। मैंने एक आर्टिकल लिखवाया चैट जीपीटी से। ठीक है। और मैं उसको डायरेक्ट पब्लिश कर देता हूँ वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। हम्म। जो डेफिनेटली एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए या कौन से पॉइंट्स आप फॉलो करती हैं कि आप कंटेंट एआई से लेती हैं और उसके बाद उसको किस तरह आप वेरीफाई करते हैं? देखिए, अगर आपने कंटेंट ले लिया ना एआई से, ओके। तो फर्स्टली सबसे पहले जो है उसके अंदर एक्यूरेसी ऐड करें। हम्म। उसके अंदर जेन्युइन कंटेंट ऐड करें कि हमारी ऑडियंस क्या चाह रही है और हम उसे क्या दे रहे हैं। सही। उसका क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर आप अपनी टॉपिकल अथॉरिटी ऐड करें कि हम्म। आप किस टॉपिक पर जो है वो उसको लेकर जा रहे हैं। सेकंड वन, आपका कंटेंट सिमेंटिकली बहुत जरूरी है होना। अगर आपने एआई से लिखवा लिया है तो आप कोशिश करें कि उसको सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करें। तो आई थिंक फिर वो वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आप एआई से ही आप लेके पब्लिश करते जाएंगे तो वो एक टाइम पे वर्क नहीं करेगा, बल्कि एक टाइम पे गूगल भी हाथ बांध लेगा कि बेटा तू रहने दे। अच्छा, आप बीइंग एज ए आप कंटेंट राइटर भी काम करती हैं। आप सिमेंटिकल एसईओ और कंटेंट राइटिंग को कैसे एनालाइज करते हैं? किन चेकलिस्ट को फॉलो करके आप एक कंटेंट को उसे सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन का देती हैं, कहती हैं कि ये किस सिमेंटिकल ऑप्टिमाइज है? उसको कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं उसमें? देखिए, सिमेंटिकली आप जब आप अपने कंटेंट को सिमेंटिकली देखते हैं तो सबसे पहले यूजर इंटेंट आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, कि आप किस टॉपिक पे करें, वो इंफॉर्मेशनल है, वो नेविगेशनल है, वो कमर्शियल है। क्योंकि इंटेंट की भी टाइप्स हैं बिल्कुल कि ऐसे। आप किसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, आप जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आप चीज सेल कर रहे हैं या चीज हम्म। बाय कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो सिमेंटिकली ये है कि उसमें आप एक्यूरेसी पैदा करें, ह्यूमनाइज्ड आप कंटेंट उसमें ऐड करें, एलएसआई कीवर्ड्स यूज करें। हम्म। ठीक है, जो बहुत मेन, आई थिंक सो, इसेंशियल पार्ट है आपके कंटेंट का। तो इसके बारे मैंने एक चीज और भी सुनी है, एनएलपी। और गूगल का टूल भी है। वो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती है कंटेंट राइट करते वक्त? आई थिंक सो वो डिपेंड करता है कि आप राइट क्या कर रहे हैं। अच्छा, डिपेंड करता है यानी किस इंटेंट के ऊपर आप कंटेंट राइट हाँ, करो। क्योंकि आप अगर देखें ना, अगर आपसे किसी ने किसी ऐसी, जैसे आप अगर कोई शूज के बारे में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया है, हम्म। ठीक है, तो आपका इंटेंट है शूज। सही। ठीक है, तो आप उसके अंदर अब सॉक्स के बारे में भी ऐड करेंगे तो ये फिर यूजर इंटेंट नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं किसी आर्टिकल के अंदर सॉक्स को भी कर रहा हूँ, तो वो रेलेवेंसी के लिए होता है। तो वो वो तो क्या? इररेलीवेंस होगा ना, लेकिन वो, हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे या एक रेफरेंस के तौर पे आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर पूरी डिटेल में नहीं जा सकते उस आर्टिकल। ठीक हो गया।
अच्छा, जो जो चैट जीपीटी का कंटेंट होता है वो जेनेरिक होता है, ठीक है, उसके अंदर रेपिटेशन बहुत होती है, उसके अंदर फुटप्रिंट्स बहुत मिल जाते हैं, अन ऐसे वर्ड्स जो सैंपल्स होते सिंपल के तौर पे वो यूज कर देता है, जैसे कि वो एल्फन यूज करता है और डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह वो यूज कर रहा होता है। उसको किस तरह हैंडल किया जाए कि एक बिगनर कंटेंट राइटर जो है वो किस तरह अपने कंटेंट को वेल ऑप्टिमाइज करे ह्यूमन टच के साथ, और वो कंटेंट ऐसा हो कि जो आगे यूजर के लिए भी हेल्प करे और गूगल के एल्गोरिथम को भी हेल्पफुल करे कि वो रैंक कर दे। अच्छा, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले वो अपने टॉपिक, जो भी उनका टॉपिक है, सही। ठीक है, उस पर वो रिसर्च करें, हम्म। अपने कंपिटिटर्स को देखें हम्म। कि वो किस तरह टाइप कर रहे हैं या वो ऐसी कौन सी चीज कर रहे हैं, फिर वो उसके मुताबिक अपना जो कंटेंट है वो एआई से लिखवाएं और उसको क्रॉस चेक करें। ठीक है, फिर अपनी जो आउटलाइन उन्होंने सोची होगी, जो अपना एक उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसको उसमें मतलब कह लें कि इम्प्लीमेंट करें, उसको क्लेम करें। पब्लिश करने से पहले उसको ह्यूमन एडिटिंग की तरफ से जो है वो, आई थिंक सो, फिर भी यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाती है कि आप अपने कंटेंट को अगर एआई से लिखवा रहे हैं ना, तो उसको पहले आप क्रॉस चेक करें, रीड करें, फिर अपने कंपिटिटर्स को एनालिसिस करके उसके अंदर चेंजिंग करें, अच्छा। तो फिर जितने आप ऑप्टिमाइज की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो अब इतने मैं बिगिनर्स को बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं करूंगी कि वो एआई की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि वो फिर क्रिएटिव होना भूल जाएंगे। आज जब आपका टाइम था, जब आप कंटेंट राइटिंग करते थे, तब तो चैट जीपीटी और LLM मॉडल्स तो थे नहीं। एआई को पता ही नहीं था। एआई का पता भी था। तो तब तो आप एक आर्टिकल तकरीबन 7-8 घंटे में लिख के देते होते थे। फिर ये था ना कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हमारी टाइमिंग थी, तो हमें लिखना पड़ता था। कुछ टॉपिक हमारे ऐसे थे कि जो 6,000 वर्ड्स पे भी जाते थे, और वो आई थिंक सात वो हजार लेकिन वो पूरे दिन में हमें लिख के जाना पड़ता था। आई थिंक वो पिलर कंटेंट होते होंगे। इतना लंबा कंटेंट तो पिलर के लिए यूज होता है। ऐसे ही है, जो रिव्यूज आर्टिकल समटाइम हम लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए या कंपिटिटर्स के लिए। कमर्शियल आर्टिकल जो होते थे, जैसे कि हाँ बेस्ट जी, और टाइप और सब। बेस्ट आज व्यूज वाले या टॉप रैंक वाले। अब उसके लिए भी गूगल बहुत स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन यही मैंने बात की है कि जो गूगल है वो अभी भी प्रेफर ह्यूमनाइज कंटेंट को ही कर रहा है, हम्म। वो एआई को नहीं कर रहा है। हाँ, एआई की साइट आप रैंक करवा सकते हैं, हमने करवाई है अपने क्लाइंट्स की, ठीक है, लेकिन उसकी अथॉरिटी उस तरह नहीं होती जैसे एक हम ह्यूमन राइट। लेकिन फिर भी आपको कंटेंट राइटर स्पेशलिस्ट चाहिए ही चाहिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए आपको चाहिए। अच्छा, हम वैसे ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि कोई एक बिजनेस है या कोई हमने कोई वेबसाइट बनाई है, तो हम स्टार्ट में उसका कंटेंट एआई से लिखवा के पुट कर रहे हैं, ठीक है, उसको वेरीफाई चेक चेक करके उसको क्रॉस चेकिंग करके, और बाद में हमें जो पता चल रहा है कि ये वाला जो एक पर्टिकुलर पेज है, ठीक है, जैसे कि हमारी होस्टिंग के ऊपर साइड है, तो हमारी होस्टिंग ये वाला जो VPS के ऊपर हमने पेज बनाया हुआ है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब हम उसका कंटेंट इम्प्रूव करें, तो उससे हम्म, कोई बेनिफिट हो सकता है वेबसाइट को। बिल्कुल बेनिफिट होता है। अगर आपने लिखा ना 2 साल पहले एक आर्टिकल आपने लिखा है, हम्म। अभी उसमें कुछ नई चीजें आई हैं, तो आप नया आर्टिकल लिखने से बेहतर है कि आप उसी आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करें। रिफ्रेश करें उसी आर्टिकल्स को। हाँ, उसे रिफ्रेश करें, उसे हम्म। आउटडेटेड करें, क्योंकि कंटेंट बहुत मैटर करता है आपके लिए। बेशक वो आप एआई से लिखवा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप अगर एक्यूरेसी ऐड कर देते हैं, एक अथॉरिटी ऐड कर देते हैं, तो वो वर्क करता है, इट्स वर्क। ओके। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, अब हमारे जो कुछ क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिकल एसईओ के ऊपर हैं, ठीक है, जिस तरह अब कोई वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही होती है और वो अचानक अपनी ट्रैफिक लूज कर जाती है, और उस सिनेरियो के अंदर हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि कोई अपडेट चल रही है और हम देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग पैनिक कर जाते हैं और वो अपने कंटेंट राइटर या एसईओ वाले के ऊपर जो है ना गुस्सा निकाल देते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो इस सिचुएशन में एक बिजनेस ओनर को, एक वेबसाइट ओनर को क्या करना चाहिए? ये एवरी स्ट्रगल एसईओ की कहानी है, सबके साथ होता है।
जी। तो आई थिंक सो कि पैनिक नहीं हमें करना चाहिए, हमें सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल देखना चाहिए, ठीक है? हमारे उसमें इंप्रेशंस को कंपेयर करना चाहिए कि हमारे क्लिक्स कितने आ रहे हैं, हमारा हम्म। सीटीआर जो है वो कहाँ वीक कर रहा है। सही। हमारी जो एवरेज पोजीशन है वो आपको कंफर्म करनी चाहिए कि आप अपने कंपटीटर्स को देखें कि वो ऐसा क्या नया कर रहे हैं, हम्म। ठीक है? हमारे जो एसईआरपी कंपटीटर्स होते हैं उनको देखें, उनको क्लिक्स करें। तो आई थिंक सो ये सारी चीजें आप पहले देखें, उसके बाद आप देखें कि आप कहाँ पे वीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग भी आ जाती है, एक बड़ा मेन फैक्टर है कि आपकी इंडेक्सिंग जो है वो लॉस्ट हो रही होती है, ठीक है? तो आप जो है वो जस्ट आइसोलेटेड टारगेटिंग की तरफ ना आना चाहें, आप कंटेंट की डेप्थ की तरफ जाएं, कंटेंट को भी चेक करें कि आपका कंटेंट तो नहीं कहीं पे जो है वो आपको वीक पॉइंट दे रहा। अच्छा, इस सिचुएशन में आप बैकलिंकिंग वगैरह को भी चेक कर इंडेक्सिंग सकते। चेक करनी चाहिए, हाँ जी, अपने पेजेस जो है वो आपको चेक करने चाहिए कि आपकी इंडेक्सिंग कहाँ पे वीक आ रही है। ठीक मैं तो हो। इसको फैक्टर रखती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप, बेहतर है कि आप गूगल सर्च कंसोल की तरफ चले जाएं, गूगल एनालिटिक्स फोर्स की तरफ चले जाएं, अपना सीटीआर चेक करें कि आपके क्लिक्स इंप्रेशंस कहाँ पे वीक कर रहे हैं आपको। तो आई थिंक सो ये चीजें। अच्छा, हम अक्सर ना इम्प्रेशन उसमें समरस के अंदर या एचएफ के अंदर चेक कर रहे होते हैं। ठीक है कि हम वहाँ पे एक टूल है कीवर्ड पोजीशनिंग का। ठीक है, हम ऐसे ही है। वो चेक कर रहे होते हैं कि लास्ट 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर हमारे ये कीवर्ड की पोजीशन अप हुई है, डाउन हुई है, नए कीवर्ड्स आ चुके हैं। और अब अगर अपडेट के बाद हमारी वेबसाइट के कीवर्ड्स डाउन हुए हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या ऑन पेज पे फोकस करना चाहिए या बैकलिंकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए या कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए? देखना, जब आप अपनी ट्रैफिक, मतलब कह लें कि अपनी बिजनेस को आप ऑडिट करते हैं, अपनी वेबसाइट हम्म। को ऑडिट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है आप कहाँ पे वीक कर रहे हैं। सही। अगर आप अपनी इंडेक्सिंग रोस्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी इंटरनल लिंकिंग और बैक लिंकिंग सारी चेक करनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको, क्योंकि गूगल एल्गोरिथम जब अपडेट देते हैं तो वो आपको बताता है कि आप कहाँ से गिरे हो, ठीक हो गया। ठीक है? तो अगर आप कंटेंट की तरफ से है तो अपना कंटेंट जो है वो आप ऑप्टिमाइज करें, उसके अंदर सिमेंटिकली कुछ चीजें ऐड करें, एलएसआई कीवर्ड्स ऐड करें, उसके अंदर लिंक्स देखें। हम्म। उसके अंदर सबसे ज्यादा टाइटल और हेडिंग्स की तरफ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है इन चीजों को मिक्स करते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन तो जरूरी नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, आपके कंटेंट के लिए। ओके। यार, ये सारी चीजें जब आप आई थिंक ये सारी चीजें टेक्निकल एसईओ के अंदर भी आ जाती हैं। हाँ, टेक्निकल एसईओ अगर आप कर रहे हैं साथ साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म का इशू जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन जब ऑब्वियसली एल्गोरिथम्स चेंज होते हैं, गूगल की अपडेट आती है, तो गूगल कहता है भाई उठो, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि कैसे वर्क करना है। तो वो आई थिंक से वो तो एक नॉर्मल चीज है, हर साल नई अपडेट आती है। और मुझे लगता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को एज ए लर्निंग लेते हैं तो कि वैसे आप नई अपडेट आई है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आई थिंक सो ये भी एक अच्छी चीज है, ना आए तो हम तो भेड़ बकरियों की तरह एक ही चीज पे लगे रहे। अच्छा, वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली मेरी एक वेबसाइट है, वो डाउन हुई है टोटली। अब मैं उसको ऑडिट कर रहा हूँ ना, ऑडिट करने के दौरान सबसे बड़ा मसला क्या आया कि वो वेबसाइट हमने बनाई है थ्रू चैट एलएलएम मॉडल्स, जैसे कि एंटी ग्रेविटी के थ्रू बनाई है सारी की सारी। और हमारे उसका जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो टेक्निकल के ऊपर है। अभी मैं स्कैमिंग फ्रॉड के जरिए उसको चेक कर रहा हूँ। तो मुझे जितने भी उसकी मिस्टेक्स है ना, वो सारी की सारी नजर आ रही है कि ये वाली चीजों को आप फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही है, टेक्निकल ऑडिट जो है वो एक एक चीज आपके आगे ले आता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कहाँ पे जो है वो रिलाई कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो हमने बात किया, आप जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे फ्यूचर प्लानिंग और करियर और एसईओ के लिए हैं। कि एक जो बिगनर बच्चा है वो देख के आता है कि भी ये डॉक्टर फातिमा काजमी जो है ना, इस टाइम एसईओ से बहुत पैसे कमा रही हैं। तो मैं भी हो सकता है कि 2-3 महीने में कोई $2,000 या $3,000 तक चला जाऊंगा। क्या इसमें कितनी रियलिटी है कि वो 2-3 महीने में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ख्वाब से मुझे लगता है कि जल्दी बाहर आना चाहिए, क्योंकि जो एवरी एसईओ पर्सन है वो
चीजें सीखता है और वो स्टिल मिस्टेक करता है। हम्म। बेशक वो 5 साल का एक्सपर्ट है, वो 10 साल का एक्सपर्ट है, वो मिस्टेक करता है। ठीक है, तो आप जस्ट पैसों के लिए करेंगे तो फिर आप गलतियों पे गलतियां ही करी जाएंगे। आप पहले सीखें, चीजों को समझें, उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। आपका एक क्लाइंट जो है वो डिसअपॉइंटमेंट होगा, दूसरा होगा, लेकिन उसके बाद ठीक होता जाएगा, फिर आप अर्निंग करेंगे आप भी। क्योंकि नहीं तो एसयू इज अ वास्ट, आई थिंक सो, इरा है कि हम इस तरफ जा सकते हैं। नहीं तो जो ये $3,000 या $4,000 वाली बात है, ये तो फिर झूठी हुई ना। बिल्कुल। इस चीज के लिए आपको तकरीबन 1 साल 2 साल जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, इससे काबिल अपने आप को बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बच्चे आके कहते हैं कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ, आपको भी डीएम आते होंगे, मुझे तो आने शुरू हो गए हैं, ये कंटेंट क्रिएशन की वजह से कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ 2-3 महीने में, ये बल्कि कुछ 2-3 महीने की तो बात ही नहीं करते। कहते हैं कि बस 1 महीने में हमने ना अपना पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेनी। क्योंकि ना उसकी मेन रीजन हमारे पास वीडियोस भी है, बहुत सारे यूट्यूब्स में ऐसे हैं कि भैया आप हमारी वीडियोस देखें, अगले दिन हम हम्म। कमाने लग जाएंगे। तो ये चीज आजकल के अच्छा, आजकल के यंग जनरेशन ये है कि वो लर्निंग की तरफ नहीं जाती। वो छोड़ मतलब वो ढूंढते हैं शॉर्टकट, हमें मिल जाए। हम्म। तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जो सक्सेस है वो कभी भी शॉर्टकट से आपको नहीं मिलती। आप बहुत ज्यादा चीजें अप्स एंड डाउन देखते हैं, सीखते हैं, सम फेलियर्स भी आप फेस करते हैं, चैलेंजिंग भी फेस करते हैं, उसके बाद आप इस काबिल पे पहुंचते हैं कि आप अर्न कर सकते हैं। तो अच्छा, ये 2 दिनों वाले या 10 दिनों वाले, ये इन चीजों के पीछे आप भागना रुकेंगे तो आप कुछ कर सकेंगे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ड्यू टू एआई और जितनी भी अपडेट हो रही है, गूगल की अपडेट्स, और एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर एक बच्चा एसईओ के अंदर आना चाह रहा है, ठीक है, एसईओ का क्या फ्यूचर है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आपकी नज़र में, और अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है एसईओ के अंदर, तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करे आपके अकॉर्डिंग, कि वो 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर एक सक्सेसफुल एसईओ एक्सपर्ट बन सकता है और एक अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर सकता है। देखिए, मैंने इस पे पहले भी कहा कि जहां तक मुझे लगता है ना, हमारा एआई जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। हम्म। कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो एलएलएम पर हमें ज्यादा दिख रही है। कि हर चीज जो है वो अपनी परेशानी भी वो पूछ रहे हैं चैट जीपीटी से कि भाई तू हमें बता, हम कैसे निकल सकते हैं इस चीज से। ठीक है, तो आई थिंक सो इस सबसे पहले आपको एसईओ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि एसईओ एसईओ की बेसिक्स क्या है, हम्म। उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके अंदर टेक्निकल एसईओ क्या है। ठीक है, एसईओ के पिलर्स क्या है। तो आई थिंक सो उसको एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे समझा जा सकता है। तो अगर आप एआई के साथ कंफर्टेबल है ना, तो आई थिंक सो ये आपको बहुत ज्यादा टाइम बचाता है। तो अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कहते हैं हमारे पास मेंटोर नहीं है, तो मुझे लगता है एआई उनके पास बेस्ट मेंटोर है। यूट्यूब उनके पास मेंटोर है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के जो है वो पूरे पूरे कोर्सेज पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे स्टूडेंट्स का खुद ही एक लेजीपन है जो इस तरफ नहीं जाता। ओके। लेकिन यानी अगर कोई बिगनर है तो उसको एसईओ की बेसिक्स पता होनी चाहिए कि एसईओ है क्या, ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद उसको लर्निंग की तरफ आना चाहिए। ओके जी, यानी आपको कहने का मतलब है कि पहले सीख लो, अगर मैं सीखना नहीं चाहता तो मुझे एसईओ कैसे आएगी? तो ऐसे ही है ना कि अगर आप सीख ही नहीं रहे तो कैसे, क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं है कि आपको प्लेट में रख के हर चीज मिले। हम्म। तो आपको पीछे भागना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। कोई पाकिस्तान या इंटरनेशनल के कोई ऐसे 2-3 एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिनको आप रिकमेंडेड करते हैं कि आपको कुछ करो या ना करो, आप इनको लाजमी सुनो या इनकी पॉडकास्ट लाजमी देखो, इनका जो नया कंटेंट आ रहा है उसके बारे में आप लाजमी उसको फॉलो करो। बहुत सारे आई थिंक सो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जिनको फॉलो आज तक करती रही हूँ वो नील पटेल। वो एसईओ का गुरु कह सकते हैं आप उसे। हम्म। ठीक है, वो हर छोटी छोटी चीज आपको सिखा रहा है, और वो भी बहुत ही कह लें कि इजी वे में।
उनका आर्टिकल आप पढ़ें, आपको इंटरेस्ट पैदा होता चला जाएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है। इसके अलावा उनका इंस्टाग्राम है जिसमें वो रियली पॉडकास्ट और ये चीजें जो है वो सिखा रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट मैं ज्यादा फॉलो जो है वो नेल पटेल को ही करती हूँ। और पाकिस्तानी, इंडियन या एशियन? पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी है गुलाम अली। हम्म। बहुत वो एक अच्छा सिखा रहे हैं बच्चों को। आपके समान से लग रहा है कि शायद आप भी उनसे सीख रहे हैं। ऑनेस्टली नहीं। स्पीकिंग मैंने भी उनका कोर्स लिया है। ठीक है, तो वो बहुत डिस्काउंट पे अपने कोर्सेज भी दे रहे हैं, और उनकी आई थिंक सो गुलाम अली विद एसईओ इस तरह करके है उनकी एक साइट, तो वो सिखा रहे हैं। तो आई थिंक सो पाकिस्तान में वो बेस्ट बंदा है आपको एसईओ सिखाने के लिए। मैं स्माइल इसलिए की थी क्योंकि गुलाम अली का कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, आपने पाकिस्तानी मुझसे पूछा है तो इसलिए मेरे जहन में आया कि वो बंदा अच्छा सिखा रहा है, लाइव बैठ के वो अच्छा सिखाता है। नहीं, अच्छा अच्छा कोर्स है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। हम्म। चलो डॉक्टर साहब, हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। आपके साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है। आप कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी एडवाइस मेरी ऑडियंस को, देखने वाले को लिए, ठीक है, जो आप कहेंगे कि भाई इसको आपने लाजमी फॉलो करना है? मेरी तरफ से जो बिगनर्स हैं या ऑडियंस हैं उनको एक यही एडवाइस है कि परफेक्ट पाथ का या परफेक्ट वक्त का वेट ना करें, क्योंकि ये जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाला। सही। अगर आप सोचते रहेंगे कि हमें कोई परफेक्ट मिल जाए, पाथ मिल जाए, या परफेक्ट एक वक्त आएगा कि हम सीखेंगे, नहीं, आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। बेशक आपको बहुत ज्यादा चीजें मैसी लगे, ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरा भी सफर मार्केटिंग से बहुत दूर दूर है, मेरी मेडिकल फील्ड है। ठीक है, हम्म। लेकिन इस वक्त मैं एसईओ में अपनी एजेंसी रन कर रही हूँ। तो आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक सो कि आप करें, आज से स्टार्ट करें, बेशक थोड़ा सा सीखें, उसको फिर रियल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करें। क्योंकि डिग्री, मेरा ख्याल है कि डिग्री जस्ट पीस ऑफ पेपर, वो आपको कुछ भी नहीं दे रही। अगर आपके पास एक स्किल है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सारे दरवाजे खोल रही है। तो आई थिंक सो कि ये आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको अभी से सीखना चाहिए, ताकि आप, खासतौर पे जो यंगस्टर्स ग्रेजुएशन में हैं, जो अपनी स्टडी लेवल पे हैं, उनको साथ साथ ये सीखना चाहिए, ताकि जब उनकी स्टडी खत्म हो तो वो इस स्टेप पे हो कि वो कुछ कर सकते हो। अच्छा, वैसे तो इस चीज के ऊपर मैं आपको एज ए मोटिवेशनल पर्सन के तौर पे रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि मैं आपको काफी टाइम से जानता हूँ और आप साथ में अपनी मेडिकल फील्ड भी कर रहे हैं और साथ में ये काम भी कर रहे हैं। तो यंगेस्ट हमारे जितने भी, वो कहते हैं यार मेंटेन नहीं होता। तो आपने कैसे मेंटेन किया है खुद स्टडी को भी और साथ में? मेरे बहुत ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग फेस किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के, मेरे कॉलेजेस के। हम्म। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी था कि यार कमाना है साथ, सही। एटलीस्ट आप कितने कैपेबल हों कि आप अपना खर्चा खुद उठा सके। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए फाइनेंशियल आई थिंक सो हर एक बंदा सफर कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं भाई हर चीज ही मेरे लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री होते ही अपने ऑफिस, तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अली हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे टाइमिंग के लिए इतना वो प्रेशराइज नहीं करते थे कि आप टाइम पे क्यों नहीं आई हैं या लेट आई हैं, तो उन्होंने भी मुझे फ्रीडम दिया। हम्म। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर्स ने, मेरी इवन के मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं कुछ कर सकूं, तो वो भी मुझे, मतलब मेरी स्टडी के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से। बट फिर भी मैंने बहुत किया कि खुद, एक बंदा बहुत मेंटली डिस्ट्रेस रहता है कि मैं ये कैसे करूंगा, बट हो जाता है जब आप करने बैठते हैं ना, तो हो जाता तो वैसे यहाँ पे मैं एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि जब आपको जब एजेंसीज के अंदर या कंपनीज के अंदर एक इंटर्नी एज ए ग्रेजुएशन वाला बच्चा जा रहा है, तो वहाँ पे जो स्पेशली एचआर होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली टाइमिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ी सी, अभी आप कह रहे हैं कि अली भाई ने आपको बहुत सपोर्ट किया है,
डिफरेंट एचआर्स को भी जो टाइमिंग के हिसाब से बच्चों को डिस्टर्ब कर देखिए रहे मुझे हैं। लगता है कि एचआर से भी ऊपर एक बंदा बैठा होता है अपनी आपकी एजेंसी में, हम्म। ठीक है, जिसके अंडर एचआर भी काम कर रहे होते हैं। हम्म। ठीक है, मैंने बहुत सारे एचआर्स को देखा है जिनका बिहेवियर ही अच्छा नहीं होता। तो सही। आई थिंक सो ये हमारे यंगस्टर्स की एक शिकायत भी है, हम्म। ठीक है, कि वो एचआर से भाग रहे होते हैं कि भाई एचआर क्या है, एचआर कुछ भी नहीं है। हम्म। मुझे लगता है कि आपको सीधा एप्लीकेशन देनी चाहिए अपने ओनर को कि सर हम्म। मैं स्टूडेंट हूँ, अपनी जेन्युइन रीजन जो है वो बतानी चाहिए सही। कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा इतने में इतना लेक्चर है, तो मुझे हम्म। काइंडली इतनी फ्रीडम दी जाए कि मैं इतने से, आई थिंक सो ऑनर्स मान जाते हैं। आपका वे क्या है बात करने का, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस वे में बात कर रहे हैं। तो आप आई थिंक सो अगर जेन्युइन रीजन दे के टाइम मांगेंगे तो वो देंगे। अच्छा, स्पेशली ना फीमेल से ये बड़ा मसला होता है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप क्या रिकमेंडेड करती हैं कि फीमेल्स को किस तरह चलना चाहिए? देखिए मैंने पाकिस्तान में ना एक ये चीज नोट की है कि जितने भी आईटी एजेंसीज हैं या ऑफिसेज हैं उनकी टाइमिंग रात में। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है एजेंसीज का, सही। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल हैं, वो हॉस्टलाइज होती हैं, हम्म। वो साथ साथ अपनी स्टडी के मैनेज कर रही होती हैं, तो ये चीज उनको बड़ी इफेक्ट करती है। तो आई थिंक सो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, फीमेल्स के लिए टाइमिंग थोड़ी आई थिंक सो होनी चाहिए, फ्रीडम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो अप्लाई करती हैं, तो मैं कहती हूँ बेटा अभी तो मेरी है रिमोट, हम्म। ठीक है, तो या तो आप जो है कुछ फीमेल्स को जो मतलब जो नहीं है उस सिटी में, उनको आप रिमोटली जो है वो मौका दें। सही हो। तो हमें आपकी कंपनी में जॉब मिल अच्छा एक सकती चीज है? मैंने एजेंसीज में ये चीज भी देखी है, सॉरी आई इंटरप्ट यू, कि वो सिखाते नहीं है, हम्म। ठीक है, कुछ एजेंसीज में हैं जो बिल्कुल फ्री इंटर्नशिप होती है, ठीक है, कुछ में पेड भी है, लेकिन वो सिखाते नहीं है। भाई सिखाओ, बेशक आपने उनको आगे परमानेंट हायर नहीं करना, लेकिन उनको सिखाओ। तो मैंने ये देखा है कि जिनको आता है ना वो उसकी ज्यादा सींग निकले होते हैं कि भाई, तो अच्छा ये चले। चीज मुझे बुरी लगती है कि अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे फीमेल्स के रिलेटेड कि वो किस तरह हम्म, चीजों को, आपने किस तरह हैंडल किया चीजों को? अच्छा आजकल ना पाकिस्तान में स्कैम भी बहुत है ऑनलाइन, कि आप हमारा ये फॉर्म फिल करें तो हम्म। हम आपको टीम में ऐड कर देंगे, तो उसके बाद वो भाग जाते हैं। तो काइंडली लूटने वाले ऑलरेडी बैठे हैं, तो आप चीजों को सिखाने की तरफ आए। हम्म। अच्छा, मैंने खुद काफी एक पॉइंट बहुत नोट किया है, ठीक है, वो ये है कि हमारे बच्चे सीरियस भी नहीं है। ठीक है। वो इसलिए मैंने कहा है ना कि वो ये वीडियोस देख के कि आप डॉलर कमाएं, हम्म। आप वीडियोस देख के डॉलर कमा सकते हैं, आप रील्स देख के बना सकते हैं, ठीक है, तो ये चीजें प्रमोट की जा रही हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बच्चे सीरियस ही नहीं लेते। ऊपर से झूठ बोलना, बहुत सारे जो बंदे हैं वो बैठे हुए कि हम तो कमा रहे हैं भाई, हमने तो गाड़ियां भी ले ली हैं, हमने तो बंगले भी ले लिए हैं, तो जिसकी वजह से देख के हमारी यंग जनरेशन वो मेहनत से भागती है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। वैसे आपने तो ले ली होगी गाड़ी ऐसी। मुझे खुद तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, और आप ये अंदाजा कर लें कि जिन लोगों ने एक एरा के अंदर कमाया था जहाँ पे फाइबर और अपवर्क का बहुत टाइम था, वहां पे वो सक्सेसफुल हो चुके थे। और अब वो भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतना काम है। मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं है। काम बहुत है, लेकिन फाइवर अपवर्क अब उस तरह वर्क नहीं कर रहे। काम बहुत है, लेकिन सीन पता क्या है, जो लोग काम करवाने वाले हैं उनको ट्रस्ट नहीं रह गया। क्योंकि ऐसे ही है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट को ऑर्डर किया था। वो लड़का चार्ज कर रहा था वेबसाइट की एसईओ के लिए 70 to 80 thousand पर मंथ। ठीक है। हम्म और उसका जो वेबसाइट का इंटेंट था ना, उसमें वो ही क्लियर नहीं थी। ठीक है। हम्म मैंने जस्ट उसका ऑडिट करके दिया था, मेरी एक फ्री ऑडिट की सर्विस है।
उसमें मैंने ऑडिट करके दिया था ऑनर को, मैंने उसको बताया था कि ये वाले मसले हैं वेबसाइट के ऊपर। और सबसे बड़ा मसला ये था कि उसके 50-50 पेजेस वन गो में पब्लिश हुए हुए थे, यानी एक ही टाइम और एक ही डेट के अंदर बल्क क्वांटिटी के अंदर पब्लिश हुए थे, जहां पे इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। हम्म। तो अच्छा, ये ये एक बड़ी बुरी चीज है, साइट का सत्यानाश करके आप एसईओ एक्सपर्ट को देते हैं, हम्म फिर आपकी ये भी कोशिश होती है कि वो फ्री में करके दे। हम्म। तो भाई पीछे की मेहनत भी देखा करें आप लोग। तो इस बेस के ऊपर आप अगर आप आजकल के बच्चों ने एसईओ की इंडस्ट्री को हलवा समझ के आते हैं, और फिर जब उनसे चीजें हैंडल नहीं होती, उनका जो लर्निंग फ्लो होता है या लर्निंग की जो चीजें होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती, तो क्लाइंट भी अब इस बात पे आ चुका कि वो फिर 30-40 हजार वाली एसईओ के ऊपर काम करवाना चाह रहा है। ठीक है। तो आप जी। क्या रिकमेंडेड कहते हैं, या आपका क्या पैकेज होता है एक एस्टिमेट कस्टमर को देने के लिए कि मैं इस पैकेज ब्रैकेट के अंदर काम करती हूँ, इसके इससे कम नहीं करता? मुझे लगता है कि आप जब यूजर अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज करते हैं ना, हम्म। तो उसको सबसे पहले सारी टेक्निकल इश्यूज बताएं कि भाई ये मसला है तेरी वेबसाइट में। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप उसे अपना पैकेज बताएं ही ना। हम्म। ठीक है ना, आप सबसे पहले अपना पैकेज बता देते हैं, वो भाग जाता है। नहीं, आप पहले उसे बताएं कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, वो इस तरह उसकी ये स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बना के देता हूँ। अगर आप इससे सेटिस्फाई है तो देन हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, आप कितने कंफर्टेबल हैं अपने क्लाइंट के साथ, उसके बाद ही क्लाइंट आपको जो है वो रेवेन्यू देता है। आप ठीक। अपने रियल रिजल्ट शो करवाएं। ठीक हो गया। तो पैकेज तो वो कह लें कि प्रोजेक्ट के हिसाब से है कि एक वेबसाइट है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है, एक वेबसाइट है जिसका ऑन पेज अच्छा चल रहा है, उसकी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो ये तो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट ले रहे हैं। अच्छा, वैसे आप एक एस्टिमेट प्राइस बता देंगे तो मोटिवेशन मुझे मिल जाएगी, और मैं भी फिर कस्टमर से वही चार्ज कर दूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये सीक्रेट ही रहना चाहिए, क्योंकि हम एसईओ के पास यही एक सीक्रेट वेपन होता है जो हम अपने अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बात तो आपकी ठीक है, मुझसे भी लोग पूछते हैं। वैसे तो तो ये वो एज वाली हिसाब है कि लड़कियों से एज और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, तो इस तरह जो एक ऑनर बिजनेस चला रहे होते हैं ना, उनसे पैकेजेस भी नहीं पूछने चाहिए। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो आपका बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो एक लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये स्पेशली हम्म। बिजनेस ओनर्स के लिए है, ठीक है। अगर एक हम्म। बिजनेस ओनर है उसको क्या क्या काम करना चाहिए कि उसकी जो वेबसाइट है वो लीड जनरेट करना शुरू कर दे थ्रू एसईओ? सबसे पहले जो मैं कहती हूँ कि जो एक ओनर है एसईओ का, आई थिंक सो वो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं। हम्म सो मैं अभी इतनी एक्सपीरियंस है तो खुद को भी अभी अभी बिगनर में लेती हूँ कि मैं अभी इसमें बिगनर हूँ। आपका ना निच बहुत लीड जनरेशन में एक अहम रोल प्ले करता है कि आपकी हम्म। निच क्या है। सही। आप उस निच के मुताबिक अपने ऑडियंस को दे रहे हो या नहीं दे रहे। हम्म ठीक है ना, अगर आपकी इंटेंट एक ही चीज पे है, आप मुसलसल उसी के बारे में जो है उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बहुत इजी वे में दे रहे हैं, वो हम्म। समझ रहे हैं। ठीक है, गूगल उठा उठा के वो लोगों के सामने पेश कर रहा है कि भाई देखो। तो आई थिंक सो कि निच का एक सिलेक्शन वो बहुत बहुत मैटर करता है एक ऑनर के लिए। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट मेन चीज आ जाती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो लुकिंग वाइज कैसे, वो दिख कैसे रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो वेबसाइट की डिजाइनिंग देख के भी पढ़ते हैं कि भाई इसकी डिजाइनिंग हमें अच्छी लगी है हम पढ़ेंगे, इसकी डिजाइनिंग हमें अच्छी नहीं लगी हम नहीं देखेंगे। तो ये मैंने किसी जगह पे ये चीजें मैंने देखी हैं। सही। तो आई थिंक सो सबका एक अपना अपना ओपिनियन है, बट मुझे लगता है कि आप जितने कंफर्टेबल है ना अपने यूजर्स के साथ, हम्म। उतनी ज्यादा आपको लीड जो है वो मिलती है। ओके। मैंने खुद एक पर्सनली जो है वो मैंने, आप कह लें कि ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मैंने एक ऑनर, मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने उनको मैसेज किया।
उनका बिहेवियर इतना रूड था कि मैंने अपनी बात ही एक्सप्लेन नहीं की। सही। ठीक है ना, एक तो आप करते हैं कॉल पे मीटिंग, एक करते हैं आप थ्रू वेबसाइट जो है वो उनको ईमेल करते हैं। हम्म। तो ईमेल के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, बट आगे से अगर आपका बिहेवियर ही ठीक नहीं है तो आई थिंक सो आप फिर अच्छा एक बिजनेस जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। आपका हम्म। आपकी ऑडियंस के साथ, अपने क्लाइंट के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत जरूरी है आपके वेबसाइट के लिए, आपके बिजनेस के लिए। हाँ। क्योंकि अगर ओनर अपनी वेबसाइट नहीं चला पा रहा, वो अपने उसको अभी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बट अगर वो आपके साथ कंफर्टेबली जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आई थिंक सो वो जीत चुका है। यानी उसने मार्केट अपनी ग्रैब कर ली है, अपनी कम्युनिकेशन वो से, अपने हाँ बिहेवियर से। ग्रैब कर लिया, उसने अपनी ऑडियंस ग्रैब कर लिया। हम्म। ये तो वही बात हुई ना कि जब बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो आजे बाजी आ जाए। ऐसे ही है, अपने यूजर्स के साथ कंफर्टेबल रहें, उनके साथ अच्छे तरीके से जो है वो डील करें, ताकि वो भी एक वक्त पे आपको याद करें ना कि हमने इनसे काम करवाया था, बजाय के बाद में वो हमें गालियां दे रहे हो। चलिए, ये आपने बहुत अपना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए अगेन बंडल ऑफ थैंक्स। फिर बंडल ऑफ थैंक्स।